तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अर्थ से, जहां हमें ये पता चलता है कि सैंडस्टॉर्म और ब्लाइट की वजह से कई फसल जैसे वीट, पैडी नष्ट हो चुके हैं और लोगों का गुजारा अब सिर्फ कॉर्न पर ही है। तभी हमारी मुलाकात फिल्म के मुख्य किरदार कूपर से होती है, जो पेशे से तो एक स्किल्ड एस्ट्रोनॉट है, लेकिन पृथ्वी की मौजूदा स्थिति में गुजारे के लिए फार्मिंग करता है, जिस किरदार को बहुत ही खूबसूरती से मैथ्यू मैककॉनॉगी ने निभाया है। तो कूपर अपने ससुर डोनाल्ड और बेटे बेटी टॉम और मर्फ के साथ नाश्ता कर रहा होता है, जहां मर्फ उसे बताती है कि उसे कमरे में बुकशेल्फ के पीछे एक घोस्ट है जो किताबों और चीज़ों को गिरा देता है, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो, पर कोई उसका विश्वास नहीं करता। फिर कूपर अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए उनके स्कूल चला जाता है, जहां उसे टीचर्स बताते हैं कि टॉम को फार्मिंग से लगाव है और मर्फ को भी अपने डैड की तरह साइंस और स्पेस ट्रैवल में दिलचस्पी है, जो मर्फ की टीचर को पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि स्पेस ट्रैवल की बातें और मून पे जाने की बातें सब बकवास है, जिससे कूपर नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर पूरी फैमिली एक बेसबॉल मैच देखने जाती है, जो सैंडस्टॉर्म आ जाने के कारण रद्द हो जाता है और वो सब घर आ जाते हैं। घर आते ही कूपर और मर्फ के रहस्य से भरे कमरे में खिड़की को बंद करने को जाते हैं। तभी वहाँ फर्श पे रेतों से बना एक पैटर्न देखते हैं, जिसे देखकर कूपर भी चौंक जाता है और मर्फ कहती है कि ये घोस्ट का किया था रहा है, पर कूपर समझ जाता है कि ये किसी तरह की ग्रेविटेशनल एनोमली है और उन पैटर्न्स को डिकोड करके ये पता चलता है कि वे किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं, जहां तुरंत जाने का कूपर मन बना लेता है और मर्फ भी पीछे पीछे आ जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो एक सीक्रेट नासा की फैसिलिटी है। तभी तो कहते हैं नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। एनीवेज, वहां कूपर की मुलाकात प्रोफेसर ब्रैंड और उनकी बेटी अमीलिया ब्रैंड से होती है और प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि कौन भी पृथ्वी पर कुछ ही दिनों का मेहमान है और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा सर्वाइवल के लिए, और इसलिए हमें दूसरी दुनिया में जाना होगा। तभी कूपर कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक भी प्लेनेट नहीं है जहां ह्यूमन सर्वाइव कर सकें। तो प्रोफेसर ब्रैंड उसे बताते हैं हमें सैटर्न के पास 48 साल पहले एक वर्म होल मिला है, जिसके थ्रू हम इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर सकते हैं, और हमारे भेजे हुए प्रोब से हमें ये पता चला है कि उस पर 12 प्लेनेट हैं, जिनमें हमने एस्ट्रोनॉट्स भी भेजे हैं और 12 में से 3 एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई सिग्नल आया है और काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इनमें से किसी एक में इंसान रह सकें। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को अपनी टीम इंक्लूडिंग अमीलिया, डॉयल, रोमिली एंड 2 AI बेस्ड रोबोट्स टार्स एंड केस का कैप्टन बनाकर इन तीनों प्लेनेट का जायजा लेने के लिए भेजना चाहते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं वर्म होल के अंदर ग्रेविटी के बिहेवियर की इक्वेशन खोज निकालूंगा, ताकि हम पृथ्वी के लोगों को उस पार ले जा सकें, और बैकअप के लिए हम तुम्हारे साथ 5000 फर्टिलाइज्ड एग्स भी भेज रहे हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर नई दुनिया में ह्यूमंस की कॉलोनी बसाई जा सके। कूपर प्रोफेसर की बात मान जाता है और स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मर्फ ये जानकर कि उसके डैड को उससे दूर जाना होगा और वापस आने की कोई कंफर्मेशन नहीं होगी, काफ़ी नाराज़ हो जाती है और रुकने के लिए कहती है, और मोर्स कोड का यूज़ करके वो मैसेज दिखाती है जो उसे बुक शेल्फ से मिला होता है, जिसमें लिखा होता है स्टे। पर कूपर को ये सारी बात बचकानी लगती है और वो मर्फ को एक घड़ी देकर और टॉम को अपनी कार सौंपकर डोनाल्ड को सबका ख्याल रखने के लिए कहकर स्पेस के लिए रवाना हो जाता है। कूपर और उसकी टीम स्पेसशिप, जिसका नाम एंड्योरेंस होता है, को सैटर्न की ओर मोड़कर यह डिसाइड करते हैं कि 3 में से पहला प्लेनेट डॉक्टर लॉरा मिलर का होगा और लंबी नींद के लिए सो जाते हैं, जिसे हम साइंस की भाषा में क्रायोजेनिक स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि सैटर्न 2 साल की दूरी पर था। सैटर्न के करीब पहुंचकर उन्हें वर्म होल भी दिखने लगता है
और वो उसके अंदर जाकर उस पार पहुंच जाते हैं। उस पार पहुंचते ही अमेलिया टीम को बताती है कि मिलर का प्लेनेट गारगेंचुआ नामक एक ब्लैक होल के बहुत ही करीब है और उतने पास जाने पर ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से उनके लिए समय बहुत ही धीरे हो जाएगा, जिससे हर 1 घंटा उस प्लेनेट पर बिताया समय अर्थ पर 7 साल के बराबर होगा। फिर पूरी टीम एक प्लान बनाती है जिससे मिलर को बचाया जा सके और प्लेनेट पर कम से कम रहना पड़े, जिससे इस टाइम शिफ्ट का असर उन पर कम से कम पड़े। और फिर वो मिलर के प्लेनेट के लिए रवाना हो जाते हैं। मिलर के प्लेनेट पर पहुंचकर उन्हें चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी मिलता है और मिलर का नामो निशान कहीं नहीं था। टीम मिलर के बीकन को खोजने लगती है जिससे उसका सिग्नल आ रहा था और उस चक्कर में एक ह्यूज वाटर वेव से उनका लैंडर टकरा जाता है और उनकी टीम का एक मेंबर डॉयल उस वाटर वेव का शिकार हो जाता है। कूपर और अमेलिया किसी तरह अपने लैंडर को लेकर स्पेसशिप तक वापस पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि इन सब में 23 साल बीत चुके हैं। ये जानकर सभी लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। कूपर अर्थ से आए हुए 23 साल के वीडियो मैसेजेस को देखने लगता है जो टॉम और डोनाल्ड की तरफ से आए थे, पर मर्फ अभी भी कूपर से नाराज़ थी और वो अब प्रोफेसर ब्रैंड के साथ काम करने लगी थी। फिर टीम वहाँ स्पेस में डिसाइड कर रही होती है कि अब नेक्स्ट किसके प्लैनेट पे जाया जाए। 3 में से 2 प्लैनेट बचे थे, एक डॉक्टर मैन का जो 12 लोगों की टीम में सबसे एक्सपीरियंस थे और काफ़ी टाइम से सिग्नल दे रहे थे, और दूसरा वुल्फ एडमंड्स का जिससे भी काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स मिले थे और अमेलिया एडमंड्स से प्यार भी करती थी, इसलिए वो एडमंड्स के प्लैनेट पे जाने के लिए वोट करती है। लेकिन रेस्ट ऑफ द टीम डॉक्टर मैन के प्लैनेट को वोट करती है क्योंकि उनका डाटा काफ़ी प्रॉमिसिंग था। फिर टीम डॉक्टर मैन के प्लैनेट की ओर निकल जाती है। प्लैनेट पर पहुंचकर उन्हें चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ दिखता है और वो सब डॉक्टर मैन के बेस पे जाते हैं, उन्हें क्रायो स्लीप से जगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस प्लैनेट पे सर्वाइवल पॉसिबल है। इसे जानकर वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। उधर अर्थ पर प्रोफेसर ब्रैंड की ओल्ड एज की वजह से डेथ हो जाती है और मरने से पहले वो मर्फ को सच बता देते हैं कि कोई तरीका ही नहीं है जिससे इंसानों को यहाँ से दूसरी दुनिया में ले जाया जा सके, और ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। मर्फ ये बात जानकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है। वो टीम के लिए मैसेज भेजती है कि प्रोफेसर ब्रैंड अब नहीं रहे और गुस्से में आके ये भी कह देती है कि तुमने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, जिस बात से कूपर और अमेलिया भी अनजान थे और ये सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। पर डॉक्टर मैन बताते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये झूठ भी ज़रूरी था, वरना तुम यहाँ कभी नहीं आते और इंसानों का पृथ्वी पे ही नाश हो जाता। फिर ये सुनकर कूपर को लगता है कि उसने मर्फ को जाने अनजाने में धोखा दिया है और वो डॉक्टर मैन के प्लैनेट को स्टडी करने के बाद वापस अर्थ पर जाने की मांग करता है। फिर रोमिली बताता है कि एक चांस है अर्थ के लोगों के लिए, अगर तुम लौटते वक्त गारगेंचुआ के होराइजन पे एक लैंडर में टार्स को भेज दो तो वो क्वांटम डेटा को कलेक्ट कर सकता है, जिससे चांस है कि ग्रेविटी की इक्वेशन की खोज की जा सके तुम्हारे अर्थ पे लौटते ही। कूपर इस बात को मान जाता है और टार्स से पूछता है कि तुम हमारे लिए ये सब करोगे। ये टार्स बोलता है कि मैं तो रोबोट हूँ, मुझे तुम्हारा हर ऑर्डर मानना ही होगा। फिर कूपर और डॉक्टर मैन प्लैनेट को स्टडी करने के लिए निकलते हैं और इतने में ही केस दूसरा लैंडर लेकर प्लैनेट पे पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर में हमें डॉक्टर मैन अपना असली रंग दिखाते हैं। वो कूपर का ट्रांसमीटर निकाल के फेंक देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। असल में डॉक्टर मैन के प्लैनेट पे सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं था, उन्हें बस वापस अर्थ जाना था, इसीलिए वो बार बार सिग्नल भेज रहे थे। फिर किसी तरह कूपर अपना ट्रांसमीटर खोज लेता है और अमेलिया से कांटेक्ट करता है। अमेलिया केस के साथ दूसरे लैंडर में कूपर को बचाने निकल जाती है और उधर डॉक्टर मैन के कंपाउंड में ब्लास्ट होता है जिससे रोमिली मारा जाता है और डॉक्टर मैन फर्स्ट लैंडर, जिसका ऑटो डॉकिंग सिस्टम डिसेबल्ड होता है, को लेकर शिप की ओर निकल जाते हैं। कूपर और अमेलिया डॉक्टर मैन को बार बार मैसेज भेजते हैं कि लैंडर को शिप से डॉक करने की कोशिश ना करें, लेकिन डॉक्टर मैन एक की नहीं सुनते और डॉक करने की कोशिश में एक ब्लास्ट का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका लैंडर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंड्योरेंस शिप दूर जाने लगता है।
फिर कूपर अपनी स्किल्स का यूज करते हुए टार्स की मदद से स्पेस में दूर जाते हुए शिप से अपना लैंडर को डॉक करता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ द मूवी, क्योंकि अगर शिप दूर चला जाता तो कूपर और अमेलिया हमेशा स्पेस में रह जाते। खैर, एंडुरेंस पे कंट्रोल आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो इस दौरान गारगेंटुआ के काफ़ी पास आ चुके हैं और उसके खिंचाव से ब्लैक होल के अंदर धंसे जा रहे हैं। तभी वो एक तरकीब निकालते हैं कि वो ब्लैक होल की ग्रेविटी का स्लिंग शॉट की तरह यूज़ करके एडमंड्स की प्लैनेट की ओर चले जाएंगे, पर इसके लिए उन्हें शिप से काफ़ी सारा वेट लूज़ करना होगा और डिसाइड होता है कि टार्स एक लैंडर के साथ ब्लैक होल में रिलीज़ कर दिया जाएगा। पर लास्ट में कूपर भी अपने लैंडर के साथ ब्लैक होल में गिर जाता है, क्योंकि उनके पास केवल एक जन के लिए ही इनफ रिसोर्सेज थे एडमंड्स की प्लैनेट तक जाने के लिए। तो कूपर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और ये देखकर अमेलिया काफ़ी दुखी हो जाती है। कूपर ब्लैक होल के अंदर चले जाता है और उसके सारे कॉन्स भी फेल होने लगते हैं। उधर अर्थ पर मर्फ को रियलाइज़ होता है कि उसके बचपन के रूम में कुछ तो स्ट्रेंज था और उसे ग्रेविटी से रिलेटेड आंसर्स कहीं मिल सकते हैं तो सिर्फ वहीं। तो मर्फ सीधे उस रूम में पहुंच जाती है। उधर कूपर को ब्लैक होल के अंदर अचानक से पता नहीं कहां से इजेक्ट का कमांड आता है और इजेक्ट करते ही कूपर एक ऐसे पॉकेट डायमेंशन में पहुंच जाता है जो असल में मर्फ के रूम के बुक शेल्फ के पीछे ही होती है। पर यहाँ टाइम लीनियरली फ्लो नहीं करता, यहाँ टाइम के किसी मोमेंट में जाया जा सकता था और यहाँ से अर्थ की ग्रेविटी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता था। और इसी से कूपर कई बार बॉक्स गिराकर मोर्स कोड के थ्रू मर्फ को बताया करता था कि मुझे रोक लो, मेक मी स्टे। दिस इज व्हाट वी कॉल विजन। सी, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, इवन उसके आसपास का बिहेवियर कैसा होता है, ये अभी तक अनडिस्कवर्ड है। पर क्रिस्टोफर नोलन ने इस पर अपना टेक लेते हुए इतनी ब्यूटीफुली करेक्ट किया है कि गूज बम्स आना तो तय था। खैर, फिर कूपर काफ़ी ट्राई करता है कि खुद को रोक ले मर्फ की थ्रू, लेकिन इन रियलिटी कूपर तो स्पेस ट्रैवल पे गया ही था, तभी तो बुक शेल्फ के पीछे पहुंच गया है। और फिर यह रियलाइज़ कर कूपर काफ़ी निराश हो जाता है, लेकिन तभी उसे कहीं से टार्स की आवाज़ सुनाई देती है। टार्स बताता है कि उसके पास क्वांटम डेटा है, लेकिन वो कुछ भी सेंड नहीं कर पा रहा है। तो कूपर कहता है कि मैं इसे भेज सकता हूँ। वो पहले खुद को यहाँ तक लाने के लिए उस मोमेंट ऑफ टाइम पे सैंड के थ्रू नासा के कोऑर्डिनेट्स भेजता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, और फिर मर्फ को दी हुई अपनी वॉच में मोर्स कोड के थ्रू ब्लैक होल के क्वांटम डेटा को फीड कर देता है, जिसको प्रेजेंट में मर्फ देख लेती है और फिगर आउट कर लेती है कि इन सब के पीछे उसके फादर ही थे और उन्होंने जो मैसेज भेजा है उससे ग्रेविटी के बिहेवियर का पता लगाया जा सकता है। और इसका पता लगा के मर्फ नासा के साथ प्रोफेसर ग्रैंड के नोट्स का यूज़ करके कूपर स्टेशन नाम का एक स्पेस व्हीकल बनाती है और अर्थ के सभी लोगों को लेकर वर्म होल के लिए रवाना हो जाती है, अर्थ के कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने से पहले। फिर कूपर का काम उस पॉकेट डायमेंशन में ख़त्म हो जाता है और वो उससे बाहर आ जाता है और इनफाइनाइट स्पेस में सैटर्न के पास फ्लोट करने लग जाता है और कूपर स्टेशन के साइंटिस्ट उसे बचा लेते हैं। ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक होल में वो पॉकेट डायमेंशन बनाया था और कूपर को इजेक्ट करने के लिए सिग्नल दिया था। फिर कूपर अपनी बेटी से मिलता है जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पर कूपर ब्लैक होल में रहने के कारण जवान ही था और मर्फ अपने डैड को काफ़ी समय के बाद देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और बताती है कि मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आप मेरी चिंता ना करें, आपका एक अधूरा काम अभी भी बचा है। अमेलिया, वो अब अभी एक अनजान प्लैनेट में है जो हमारा नया घर हो सकता है और वहाँ अकेली है, एंड यू हैव टू रेस्क्यू हर। और इसके बाद कूपर अमेलिया को बचाने के लिए निकल जाता है और हमारी फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट, स्टोरी, एक्टर्स की परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड साइंटिफिक एक्यूरेसी इतनी टॉप नॉच है कि रिलीज़ के 9 साल बाद भी ये मूवी अपने समय से काफ़ी आगे की लगती है। And I must recommend you all to watch this movie once. If you haven't, trust me, you will not regret it. खैर, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और आप और कौन सी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं,
कमेंट्स में सब कुछ जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।